वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 15th लेक्चर है। तो ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिससे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी प्रकार के अपडेट्स जो है वो दे दिए जाते हैं। तो यूपीपीएससी मेंस में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि बहुत सारी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इसके लिए आप हमारे संस्थान द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके जो है इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा जो है बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिफाइन प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस इट्स वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। निजीकरण को परिभाषित करें, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके विभिन्न प्रभावों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन को जो है यहाँ पर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का अर्थ होता है कि जो भी सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति या फिर व्यवसाय है उसको जो है वो निजी इकाई को जो है उसका नियंत्रण या फिर स्वामित्व जो है उसको हस्तांतरित करना। ठीक है, तो ये जो है कई तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो है यहाँ पे सरकार द्वारा जो है कुछ जो है जो उसकी इकाई है, जो एंटरप्राइजेस है, उसका स्टेक जो होता है वो प्राइवेट एंटिटीज को जो है वो बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है डीरेगुलेशन जो है उसके कारण भी जो है प्राइवेटाइज किया जाता है। डीरेगुलाइजेशन का मतलब है जो अब तक जो यहाँ पे जो है सरकार की किसी भी क्षेत्र में जो है मोनोपोली थी उसके जो है लीगल बैरियर्स को हटाकर, ठीक है, अन्य प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस हैं उनको भी जो है यहाँ पर अलाउ कर देना उस क्षेत्र में आने के लिए। इसके बाद है बहुत सारी जो है सर्विसेज है उसको जो है यहाँ पे सरकार द्वारा जो है उसको आउटसोर्स किया जाता है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग भी जो है ये एक तरह का जो है निजीकरण का ही जो है अंतर्गत आता है। और एक होता है जो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पब्लिक एंटरप्राइज का जितना भी जो मैनेजमेंट का कार्य है वो किसी प्राइवेट फर्म को जो है वो सौंप दिया जाता है, लेकिन उसकी जो ओनरशिप या फिर स्वामित्व जो होता है वो अभी भी जो है वो सरकार के पास ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो भारत में जो प्राइवेटाइजेशन जो है इसको वर्ष 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कि एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसको लेकर के आया गया था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ताकि जो है भारत के जो है वित्तीय संकट को दूर कर सके और साथ ही साथ हमारी जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको भी जो है बूस्ट कर सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसके जो है सकारात्मक प्रभाव क्या है। प्राइवेटाइजेशन के जो है 1991 में करने के बाद जो है भारतीय इकोनॉमी पे जो है क्या क्या जो है यहाँ पे हमें जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों में ही जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट्स को देखें, ठीक है, जैसे कि अब तक क्या था 1991 के पहले बहुत सारी जो ऐसी जो है यूनिट्स थी जो कि सरकार के हाथों में थी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के कारण, ठीक है, यहाँ की जो जितनी भी जो पीएसयूज थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है एफिशिएंट नहीं थी। इनकी जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिले हो रहा था और यहाँ पर जो है जिसके कारण जो है ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वर्क एफिशिएंसी पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे जब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कम हुआ, ब्यूरोक्रेटिक डिले जो था वो कम हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी फंक्शनिंग जो थी वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर हुई थी और साथ साथ इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो भी और ज़्यादा जो है वो बढ़ी थी। ठीक है, तो इससे जो है यहाँ पे दक्षता और
उत्पादकता दोनों में ही हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो है प्राइवेटाइज़ेशन के बाद से जो है नागरिकों को बेहतर सेवाएँ जो है वो प्रदान की गई, ऐसा देखा गया है। ठीक है, इससे क्या हुआ यहाँ पर जो है मोनोपोली जो थी अभी तक की कई क्षेत्रों में, उसको जो है तोड़ने का काम किया था प्राइवेटाइज़ेशन में ने और इसके साथ-साथ जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। कई सारे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। तो इसके बाद से जो है यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ था, तो फिर यहाँ पर जितनी भी जो प्राइवेट फर्म्स थी, वो जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट ओरिएंटेड होती हैं, तो अपने प्रॉफ़िट के लिए जो है वो जितनी भी जो सिटीज़न्स हैं, उनको बेहतर सर्विसेज़ जो हैं वो प्रदान करने लगी थी। तो यहाँ पर जो है जितने भी जो सिटीज़न्स जो हैं, उनको बेहतर जो है सर्विसेज़ के साथ-साथ जो है उनको कॉम्पिटिटिव रेट्स पर जो है उनको बेहतर सर्विसेज़ मिलने लगी हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है यहाँ पे आकर्षित करने में जो है और ज़्यादा जो है वो मदद मिली है क्योंकि यहाँ पर जो है तो जो प्राइवेटाइज़ेशन जो है, ये एक जो है ये बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को जो है वो दर्शाता है, जिसके कारण जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में जो है और ज़्यादा जो है मदद मिली है। और इसी के बाद हम जो है 1991 के बाद देखते हैं कि कई सारी जो है यहाँ पर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि टेलीकॉम, एविएशन, बैंकिंग, इन सभी में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करता है क्योंकि जो प्राइवेट ओनरशिप वाली जितनी भी जो एंटरप्राइजेस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट को लेकर जो है वो काम करती हैं। तो इसके कारण जो है वो जो है यहाँ पर जो भी एंटरप्राइज़ है उसमें जो है कई सारे जो है कैपिटल को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लेकर आती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से जो है लेकर के आते हैं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपने एंटरप्राइज़ेज़ में जो है वो इनकलकेट करते हैं ताकि जो है उनके जो है प्रॉफ़िट जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके, वो और ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सकें। उनके जो पूरा जो ऑपरेशन होता है, उसको जो है वो लोग और ज़्यादा जो है वो मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सर्विसेज़ जो हैं वो कंज़्यूमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो है पूरा अगर हम देखें तो प्राइवेटाइज़ेशन के बाद जो है इनोवेशन और जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसके बाद हम देखते हैं राजकोषीय बोझ में जो है यहाँ पे कमी होती है क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे जो पीएसयूज़ थे, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जो है लॉस में थे। ठीक है? तो यहाँ पर जो है जिसके कारण से जो गवर्नमेंट पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल बर्डन या फिर फिस्कल बर्डन था। ठीक है? तो लेकिन प्राइवेटाइज़ेशन के बाद से यहाँ पर जो है जो सरकार द्वारा जो है इनको जो है वित्तीय सहायता दी जाती थी, जो इनका जो है यहाँ पे इनको जो अ अ, जो जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया जाता था, ठीक है? तो अब वो जो है वो कम हो गया था। इनको जो सब्सिडीज़ दी जाती थी, वो जो था वो कम हो गया था। तो यहाँ पर सरकार पर जो फिस्कल बर्डन था, उसमें कहीं न कहीं जो है वो कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एयर इंडिया की, ठीक है? एयर इंडिया का जो है 2021 में जो है प्राइवेटाइज़ेशन किया गया था, जिसके बाद से जो लॉस मेकिंग जो एयर इंडिया थी, उस पर से जो है यहाँ पे सरकार के ऊपर जो बोझ था वो कम हो गया था। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार पर जो राजकोषीय बोझ है उसमें भी जो है हमें कमी देखने को मिलती है। तो इससे जो है सरकार की जो है कई सारी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, जो कैपिटल जो वहाँ पे अभी फँसी हुई थी, वो फ्री होती है जिसको कि फर्दर जो है यहाँ पे और ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव या फिर जो है सोशल वेलफेयर के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है कॉम्पिटिशन को जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पे
जितनी भी जो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं उसमें जो है कंपटीशन देखने को मिलता है। वो जो है अपने जो है प्राइसेस जो हैं उनके बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव होते हैं। इनोवेशन जो है वो उसको लेकर के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, ठीक है? तो टेलीकॉम सेक्टर में हमने देखा है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिशन है। पहले बीएसएनएल, एमटीएनएल जो है वो हुआ करता था। लेकिन ठीक है, प्राइवेटाइज़ेशन होने के बाद से यहाँ पे कई सारे जो है अन्य हमें टेलीकॉम कंपनी देखने को मिलती हैं, जिसमें एयरटेल है, जियो है, ठीक है, वी है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो है बेहतर सुविधाएँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो कैपिटल मार्केट जो है, पूँजी बाज़ार जो है उसमें भी जो है बढ़ावा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कई बार जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके लिए जो है आईपीओज़, एफपीओज़ जो हैं उसको जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, जिससे कि पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ता है और इंडियन कैपिटल मार्केट जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एलआईसी है, आईआरसीटीसी है, ठीक है? ये जो है इनकी जो है यहाँ पर ये जो पीएसयूज़ हैं इनकी मार्केट तक जो है वो पहुँच बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इनके जो है यहाँ पे आईपीओज़ लॉन्च किए गए थे, तो इनकी जो है मार्केट तक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसी के साथ जो है सिटीज़न्स जो हैं उनको जो है एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, ताकि वो अपना पैसा कहीं पर निवेश कर सकें। तो ये तो बात की हमने इसके सिग्निफिकेंस की, ठीक है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। अब हम इसकी बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है नौकरी छूटना या फिर कम होना, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी प्राइवेटाइज किया जाता है तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के जो है यहाँ पे ले ऑफ्स किए जाते हैं, जॉब कट्स जो हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है जॉब अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बनी होती है, जिसका कि अक्सर जो है ट्रेड यूनियंस द्वारा जो है इसका जो है रेजिस्ट किया जाता है, इसको रेजिस्ट किया जाता है। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ में जो है या उनकी जॉब को लेकर जो है एक वो शंका जो है वो बनी रहती है। इसी कारण से हमने देखा था कि एयर इंडिया, रेलवेज़ जो जिसका कि प्राइवेटाइज़ेशन जो है टुकड़ों में किया जा रहा है, ऑनगोइंग प्राइवेटाइज़ेशन जो चल रहा है रेलवेज़ का, तो इसके जो एम्प्लॉयज़ है इसका जो है विरोध भी जो है वो किया जाता है, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी पे, ठीक है, उनके पेंशन बेनिफिट्स पर जो है वो डायरेक्ट असर जो है वो पड़ता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे पारदर्शिता की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। एवरीथिंग जो भी सब कुछ है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो अब जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे कि पूरे जो प्रोसेस में जो है वो ट्रांसपेरेंसी की जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, पारदर्शिता की कमी होती है। और क्योंकि ये जो है प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, तो ये आरटीआई के अंतर्गत भी नहीं आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है असंतुलित क्षेत्रीय विकास को जो है वो और ज़्यादा जो है वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। ये जो है सॉरी हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस ठीक पर जो है बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं देती हैं। तो यहाँ पर जो है रूरल एरियाज़ जो कि लेस प्रॉफिटेबल होते हैं, तो वहाँ पे कई बार देखा गया है कि जितनी भी जो ब्रांचेस जो रूरल एरियाज़ में होती थी, उनको जो है यहाँ पे वाइंड अप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो कि रूरल पॉपुलेशन जो है वो कहीं न कहीं बेहतर सर्विसेज़ से जो है वो वंचित रह जाती हैं। तो यहाँ पर जो है जो जो भी नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर से जो है वहाँ पर जो है अगर जो है व्यवसाय को बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है जॉब लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसके कारण से जो है वहाँ का जो रीजनल विकास जो हो रहा है उस पर भी असर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल एसेट, राष्ट्रीय संपत्तियों का जो है वो कम मूल्यांकन की भी जो है समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है जब भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी सरकारी संपत्ति थी उसकी जो वैल्यूएशन की जाती है
वो कई बार जो है ऐसा किया जाता है कि वो जो है इसकी जो वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम की गई है। जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो नेशनल एसेट था, ठीक है? जो नेशनल एसेट की जो है अंडर वैल्यूएशन करके जो है उसको जो है किसी प्राइवेट फर्म को जो है या फिर प्राइवेट कंपनी को जो है वो बेच दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो एयर इंडिया को जो अब यहाँ पे 2021 में जो है यहाँ पर उसको जो है सरकार द्वारा जो है उसको प्राइवेटाइज़ किया गया था। तो यहाँ पर भी उसपे भी जो है एक्यूज़ लगाया गया था कि इसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कम उसकी वैल्यू में जो है टाटा ग्रुप को जो है हैंडओवर कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोनोपोली एकाधिकार की भी जो है यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है अगर सरकार का जो है रेगुलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो अभी तक जो है पब्लिक की मोनोपोली थी, वो कहीं न कहीं जो हो सकता है किसी प्राइवेट प्लेयर की भी जो है मोनोपोली हो जाए, ठीक है? अगर ऐसा कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर कि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली होने की जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पर कई बार जो है जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनको जो है कई प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई बार होता है कि उनको जो है अब उनके सर्विसेज़ के लिए जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है प्राइस जो है वो पे करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन नहीं होता, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो है जो भी एक आध जो फर्म्स हैं वहाँ पर वो अपनी मनमर्जी करती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हायर कॉस्ट फॉर बेसिक सर्विसेज, बुनियादी सेवाओं की जो है यहाँ पे उच्च लागत भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है? जैसे कि रेलवेज़ हो गया, ठीक है? अब तो जो है वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सभी को जो है प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो जो है इन सब के प्राइसेज़ जो हैं, वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है? क्योंकि ये जो है ये प्रॉफ़िट के लिए जो है वो काम करती है। तो यहाँ के जो बेसिक सर्विसेज़ जो हैं, उसकी जो है हाई कॉस्ट जो है कंज़्यूमर्स को जो है वो पे करनी पड़ सकती है। इसी तरह अगर हम एजुकेशन सेक्टर देखें, हेल्थ केयर सेक्टर देखें, तो इसके भी जो है प्राइसेज़ जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँगे, जो कि आम आदमी के लिए जो है वो बिल्कुल भी अफ़ोर्डेबल जो है वो नहीं होगा। तो इसके लिए जो है अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि हमने एयर इंडिया की बात की थी जिसको कि 2021 में जो है वो जो प्राइवेटाइज़ किया गया है। तो इसके अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ऐसे जो है सरकार के वित्तीय बोझ में जो है वो कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें जो है करीब 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है नुकसान जो है सरकार को हुआ था। तो जिसके जो है यहाँ पे सरकार पर जो वित्तीय बोझ था उसमें जो है वो कमी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप को हैंडओवर करने के बाद जो है इसमें जो है यहाँ पे इसका मैनेजमेंट जो है वो और ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है, और जो कंज्यूमर्स को जो सर्विसेज मिलती थी उसकी क्वालिटी में भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर जो है करदाताओं पर राजकोषीय बोझ भी है वो जो है कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के ऊपर जो है यहाँ पे बोझ कम हुआ है। तो उसका जो है सीधा असर जो है करदाताओं या फिर टैक्स पेयर्स पे पड़ता है। तो जो टैक्स पेयर्स थे उन पर भी जो फिस्कल बर्डन जो है वो कम हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो यहाँ पर जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें जो है या उनके जॉब्स को लेकर जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ही थी। लेकिन हालाँकि जो है टाटा ग्रुप ने जो है यहाँ पे जो है उनको जो है एश्योरेंस दी थी कि उनकी जॉब कट्स नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी जो है वो बनी हुई है। और इसी के साथ-साथ इस पर जो है इसकी जो आलोचना भी की गई है कि जो इसकी जो सेल्स टर्म थी और इसकी जो वैल्यूएशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, सेल्स टर्म से भी जो है इसके काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल उठे थे। इसके साथ-साथ हम देखते हैं इंडियन रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कई सारे सर्विसेज़ जो हैं उसको जो है रेलवेज़ की सर्विसेज़ जो है उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, उसको जो है कहीं न कहीं जो है आउटसोर्स जो है वो किया जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है अ तो इसका जो कोर एसेट्स जो हैं, वो अभी भी जो है वो सरकार के पास है, ठीक है? लेकिन जो इसकी जो है वो एसेट्स को यूज़ करके यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, वो ऑपरेट करने की उनको परमिशन दी गई है। जैसे कि सर्टेन ट्रेन्स हैं, सर्टेन सर्विसेज़ जो हैं, वो जो है प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जो तेजस है,
ठीक है, तेजस ट्रेन जो है वो आईआरसीटीसी के द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं और हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पे जो है जो प्राइवेट फर्म्स है उनके द्वारा जो है वो बेहतर सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे कि जो है ट्रेनें जो है वो समय पर जो है वो चलाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें कोचेस जो है वो बेहतर देखने को मिलते हैं। ऑन बोर्ड सर्विसेज जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जो स्टेशन जो है जिनकी साफ सफाई का जो है आउटसोर्स किया जा रहा है, तो उससे जो है स्टेशन में भी जो है अब काफ़ी साफ सफाई जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके कई सारे जो है नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि जो है यहाँ पे इसके जो तेजस ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, तो इनके जो टिकट है वो जो है उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस जो है वो पे करना पड़ता है कंज्यूमर्स को, इन कंपैरिजन टू जो है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड ट्रेन है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कंज्यूमर्स के जो है पॉकेट पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन पड़ता है। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है यहाँ पर जो है रेलवे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मानना है कि अगर पूरी तरीके से रेलवे सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो उनकी नौकरी पर भी जो है वो संकट आ सकता है। तो हमें यहाँ पर जो है एक बैलेंस अप्रोच देखनी होगी, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर हम प्राइवेटाइजेशन को देखें तो प्राइवेटाइजेशन ने जो है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को एक नया मोड़ दिया है, एक नए तरीके से जो है यहाँ पे उसको शेप दिया है, जहाँ पर कि जो है यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हुई है। यहाँ पर जो एफडीआई जो है उसको और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करने में जो है वो मदद मिली है। लेकिन अभी भी जो है कई सारे चैलेंजेस जो है हमारे सामने हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी के जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इक्विटेबल एक्सेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है कंज्यूमर्स को जो है यहाँ पर जो है बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, पर उसके लिए जो है हायर कॉस्ट भी जो है वो ली जा रही है, जो कि बहुत सारे जो है यहाँ पे सिटीजन जो है उनके अफोर्डेबल रेंज के जो है वो बाहर है। तो इस वजह से हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अपनानी होगी, जहाँ पर कि जो है यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पे जो है हम लोग जो है सरकार द्वारा जो है एक इफेक्टिव रूप से जो है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो है जो सोशल इक्विटी जो है उसको हम लोग जो है वो बरकरार कर सकें। ठीक है, तो हमें देखना ये होगा कि जो है इकोनॉमिक गेन्स के चक्कर में, इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में हम लोग कहीं जो है पब्लिक वेलफेयर को जो है वो अनदेखा ना कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से। और क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंटली साइंड इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इंडिया एंड इट्स एसोसिएटेड कंसर्न्स। हाल ही में हस्ताक्षरित भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते का भारत के लिए क्या महत्व है और इससे जुड़ी चिंताएं जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर जो है मुक्त व्यापार समझौता वो होता क्या है। तो एफटीए की अगर हम बात करें तो ये दो या दो से अधिक देशों की या क्षेत्रीय ब्लॉक जो हैं, क्षेत्रीय ब्लॉक जैसे हो गए आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रीय ब्लॉक है तो इसके बीच आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए किया जाने वाला समझौता जो है, ताकि जो है उससे व्यापार को जो है और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर जो है दो या दो से कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और उनमें जो है यहाँ पे जो है नेगोशिएट किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स जो है उसको जो है वो कम किया जाए या फिर जो है एलिमिनेट किया जाए, ताकि जो है दोनों देशों के बीच में जो है ट्रेड को और ज़्यादा जो है वो एनहेंस किया जा सके। तो अगर हम भारत और यूके की बात करें तो भारत और यूके ने जो है अभी हाल ही में मई 2025 में जो है एफटीए पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और 3 साल से अधिक से जो है उनके बीच में ये बातचीत जो है नेगोशिएशन जो है वो चल रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम इसके सिग्निफिकेंस या फिर महत्व की बात करें कि भारत के लिए जो है यहाँ पे क्या महत्व होगा, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, ये जो है ये द्विपक्षीय व्यापार को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, इससे जो है यहाँ पर जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें भी जो है यहाँ पर जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि
2030 तक जो है ये बायलैटरल ट्रेड जो है $50 बिलियन तक जो पहुंच जाएगा, जो कि 2022 में जो है वो केवल $20 बिलियन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बायलैटरल ट्रेड जो है ये द्विपक्षीय व्यापार जो है उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर इंडिया के लिए हम बात समझें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडिया में 99% जो प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते थे उसमें जो है यहाँ पे टैरिफ रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगा। जैसे कि जो है टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, लेदर गुड्स हो गए, फुटवियर है, जेम्स ज्वेलरीज है, ठीक है, तो ये फार्मा सेक्टर है, तो ये सभी सेक्टर जो है एफटीए के बाद जो है इन सभी सेक्टर्स को जो है यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है वो लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो है इनके जो है टैरिफ्स जो है, ड्यूटीज जो है, इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है, उसमें जो है यहाँ पे कटौती देखने को दिखेगी, जिससे कि यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अभी जो इंडिया से जो यहाँ पे कपड़े जाते हैं, एपरल जाते हैं, इस पे 10 से 12% की जो है वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है एफटीए के बाद से। ठीक है, इस एफटीए जो है इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद से या तो इसको जो है पूरी तरीके से जो है रिमूव कर दिया जाएगा, या इसमें जो है कुछ कटौती देखने को मिलेगी, जिससे कि जो यहाँ पे जो इंडियन या जो इंडियन जो गुड्स है, इंडियन जो एपरल्स है, वो जो उनकी प्राइसिंग जो है वो और ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ पे इनकी जो इंडिया की जो एपरल्स की या फिर टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। इससे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे नौकरी मिलने में भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स जो हैं जैसे कि टेक्सटाइल हो गई, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, और यहाँ पे फुटवियर है, ठीक है, लेदर गुड्स हैं, तो ये सभी सेक्टर्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है लेबर इंटेंसिव हैं। ठीक है, यहाँ पे मशीनों का कम काम होता है, मैनुअल काम जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये सभी सेक्टर्स जब बेनिफिट होंगे, जब इन सभी सेक्टर्स के जो गुड्स हैं इनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी, तो इन सभी सेक्टर्स में जो है जॉब भी और ज़्यादा जो है वो क्रिएट होगी, जिससे कि इंडिया के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें जो है हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रेड जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जॉब्स जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी, तो इससे ओवरऑल हमारी जीडीपी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, हमारा जो आर्थिक विकास जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को भी जो है वो कई सारे जो है यहाँ पे लाभ जो है उसको देखने में हमें मिल सकते हैं। तो इंडिया जो है यहाँ पे यूके के साथ जो है वो नेगोशिएट कर रही है कि जो उसकी जो यहाँ पे जो जेनेरिक ड्रग्स और जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स और वैक्सीन्स पर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं उसको हटाने के लिए जो है भारत यूके के साथ बात कर रही है। तो इससे जो है अगर जो है यहाँ पे एफटीए में अगर ये जो है क्लॉज को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इससे जो है इंडिया की जो ये जो यूके फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है उसमें जो है इंडिया की जो है पहुंच जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और इंडिया की जो मेडिकल एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें जो है यहाँ पर जो है कई सारे जो हैं उसमें जो है हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि यहाँ की जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज जो है उनको भी काफ़ी सारा जो है वो फ़ायदा जो है पहुँचेगा, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल्स हो गई, सिप्ला हो गई। ठीक है, तो इन ये सभी जो है कंपनीज को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र को भी जो है कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि राइस हो गया, चावल है, स्पाइसेस है, टी है, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स है, मैंगोज़ हैं, तो इन सभी पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो कहीं न कहीं जो है उसमें कम होगी, जो टैरिफ्स जो हैं वो जो है वो कम होगा एफटीए के बाद से। और तो और साथ ही जो है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स हैं उस पर भी जो है भारत सरकार जो है वो बातचीत कर रही है, जिससे कि जो है भारत से जो फूड एक्सपोर्ट जो होता है वो और ज़्यादा जो
जो है वो स्मूथ हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूके में जो है राइस है, टी है, इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो है एक्सपोर्ट में और ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एफडीआई जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर जो है एफटीए के बाद से जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ता है, जिससे कि यहाँ पर भारत में एफडीआई को अट्रैक्ट करने में जो है और ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हम देखें तो यहाँ पे जो है यूके द्वारा जो है कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे क्षेत्र में जो है यहाँ पे एफडीआई को जो है यूके से जो है अट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एजुकेशन सेक्टर है। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र जो है ये जो है इनको बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उस उसमें जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट की जो है वो बात कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर सर्विसेज, सेवाओं के लिए जो है भारत को जो है अधिक वहाँ के जो है यूके मार्केट तक जो है वो अधिक जो है वो पहुँच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडियन सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पर जो है जो यहाँ के लोग जो सर्विसेज देते हैं उनकी जो है यूके तक और ज़्यादा जो है एफटीए के बाद जो है वो पहुँच में होगी। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इन सभी को जो है एफटीए से जो है यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा जो है वो पहुँचेगा। अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, ठीक है, तो यूके जो है यहाँ पे इंडियन जो इंडियन फर्म्स जो हैं, इंडियन आईटी फर्म्स जो हैं, यूके उनका जो है एक मेजर क्लाइंट है। जैसे कि अगर इंडियन आईटी फर्म्स की बात करें तो इन्फोसिस है, आईबीएम है, विप्रो है। तो ये जो है यूके जो है इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। या और साथ ही जो है एफटीए जो है उसमें से जो है यहाँ पे जो है लाइसेंसिंग है, डिजिटल ट्रेड है, डेटा ट्रांसफर, इन सभी को रूल्स को जो है यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो आसान बनाया जा रहा है, ईजी बनाया जा रहा है, जिससे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट जो है उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इससे जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी जो है, ठीक है, वो भी और ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, 1.6 मिलियन से भी ज़्यादा जो इंडियन लोग हैं जो वो जो है यूके इकोनॉमी में जो है वो काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे बिजनेस है, हेल्थ केयर है, आईटी सेक्टर में है। तो इन सभी जो आई इंडियन प्रोफेशनल्स हैं इनकी जो है यहाँ पर मोबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंडियन प्रोफेशनल्स जैसे कि अगर हम बात करें तो नर्सेज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए जो है यहाँ पे इजी वीज़ा नॉर्म्स होंगे, और साथ ही साथ जो है इनकी वर्क परमिट जो कंडीशंस हैं उसको भी जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इंडियन जो प्रोफेशनल्स की यूके में जो है वो मोबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और इससे जो है जो यहाँ पर जो है इन प्रोफेशनल्स द्वारा जो रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं उसमें भी जो है और ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारे जीडीपी में जो है और ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जीडीपी में जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे इंडिया ने जो है प्रोफेशनल कैटेगरी जो है उसको और ज़्यादा जो है वाइड करने के लिए भी जो है सफलता हासिल की है। जैसे कि अब वहाँ के प्रोफेशनल में जो है शेफ्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, योगा टीचर्स हैं, तो ये सभी आसानी से जाकर जो है यूके में जो है वो काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर की, ठीक है, सर्विसेज में जो है यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स हैं, उन सभी की जो है यूके मार्केट तक जो है वो और ज़्यादा जो है वो पहुंच बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो लंदन जो है, ठीक है, वो जो है वहाँ पे जो है एक फाइनेंशियल
हब के रूप में जो है वो जाना जाता है, जिसके कारण जो है इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है उसको और ज़्यादा जो है वो वहाँ पे बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर सॉरी तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है भारत की जो सर्विस सेक्टर है उसकी जो है एक नई मार्केट जो है उसे मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं नॉलेज इन टेक्नोलॉजी शेयर, ज्ञान और प्रौद्योगिकी साझा में भी जो है और ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें आसानी होगी। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके बाद से जो है भारत में इनोवेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इन सभी में मदद मिलेगी। ठीक है, इस समझौते से ये जो एफटीए है, इस समझौते से जो है यूके की जो है कंपनीज जो है इंडिया के कई सारे क्षेत्र में, कई सारे सेक्टर्स में, जैसे कि क्लीन एनर्जी हो गई, ईवी हो गई, ठीक है, एआई हो गई, बायोटेक है, एरोस्पेस है, इन सभी सेक्टर्स में जो है एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो उपलब्ध करा सकती है। इससे भारत की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो और ज़्यादा जो है मजबूत होगी। और इसी के साथ-साथ जो है यहाँ के कई सारे क्षेत्र हैं, ईवी, डिफेंस, फार्मा, इन सभी क्षेत्र में जो है यहाँ पे सुधार हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ होगा। यहाँ पे जो है जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है कार्य किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया जा सकता है, जिसके कारण से भारत में जो है स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है इसमें और ज़्यादा जो है वो सुधार देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अगर हम जो है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, अगर हम फॉरेन गुड्स को यहाँ पे बढ़ावा देंगे, ठीक है, क्योंकि यूके वाले भी जो है उनके भी टैरिफ कम होंगे, तो वहाँ से भी जो है हमें जो हम कई सारे गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, तो हमारे कंट्री में जो है फॉरेन गुड्स भी जो है वो उपलब्ध होंगे, फॉरेन गुड्स, फॉरेन सर्विसेज जो है वो उपलब्ध होंगे, जिससे हमारे कंट्री में जो है यहाँ पे कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा, ठीक है, जिसके कारण से जो है यहाँ के कंज्यूमर्स को कई सारे जो है ऑप्शंस उपलब्ध होंगे, जिससे कि जो है उन्हें प्राइसेस भी जो है वो बेटर ऑफर किए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे जो है इससे जो है एफटीए के बाद से जो है इंडिया के रिश्ते जो G7 से हैं, परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ जो है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। और आगे आने वाले जो हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या फिर जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उनके लिए जो है यहाँ पे जो है ये गाइडलाइन की तरह जो है वो साबित होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसमें जो है कुछ की कंसर्न्स भी हैं, कुछ जो है मुख्य चिंताएं भी हैं। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे कि व्यापार असंतुलन जो है इससे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो कई बार जो होता है अनफेयर तरीके से जो है ट्रेड टर्म्स होते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है भारत को जो है नुकसान हो सकता है। और इसके कारण जो है भारत में जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर अनइक्वल टर्म्स होगी तो वहाँ पे जो है हम लोग इम्पोर्ट तो ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे, जिसके कारण से जो है यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है ठीक है, क्रिटिकल गुड्स की यूके पे, वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्व की हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं अब उसमें जो है यहाँ पे कटौती की जा रही है, जिससे कि यहाँ पे सरकार के जो रेवेन्यू है उसमें भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पे जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ये भी एक समस्या जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पर जो है टैरिफ जो है उसको तो है डिक्रीज कर दिया गया है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो अभी भी जो है बरकरार हो सकते हैं। जैसे कि यूके में जो है सख्त सख्त स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो भी यहाँ से आइटम जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है उसको स्टैंडर्ड्स जो है उसको मेंटेन करने चाहिए। वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी मेजर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्त होते हैं। तो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है इंडिया का जो एक सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है
उस पर कहीं न कहीं जो है हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमएसएमई जो है सेक्टर है उसकी भी कई सारी जो है चिंताएँ हैं। जो एमएसएमई सेक्टर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ की जो इंडिया की एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पे इसकी कई सारी खुद की चिंताएँ हैं कि उनके पास क्रेडिट नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये विदेशी वस्तुओं के साथ जो कि कई सारी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई हैं, वहाँ से चीप रेट्स में आ रही हैं। तो क्या एमएसएमई सेक्टर के यहाँ के इंडिया के जो गुड्स हैं, वो यूके के गुड्स के साथ जो है वो कम्पीट कर पाएँगे? ये एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा और डिजिटल संप्रभुता जो है, इस पर भी जो है यहाँ पर कई सारी समस्या बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर यूके जो है, ये लिबरल डेटा फ्लो की बात कर रहा है, ठीक है? लिबरल डेटा फ्लो प्रोविज़न की बात कर रहा है, लेकिन भारत सरकार जो है वो डेटा लोकलाइज़ेशन, डिजिटल सोवरेनिटी पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। तो इससे जो है ये कहीं जो है जो पर्सनल डेटा जो है वो कहीं न कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घरेलू प्रतिरोध, ठीक है, डोमेस्टिक रेज़िस्टेंस भी को भी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ फार्मर ग्रुप्स हैं जो कि इस पूरे डील का जो है अपोज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो पूरा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो है यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन जो देखने को मिलेगा वो अनहेल्दी है, वो उनके लिए जो है वो अनफ़ेयर है, जिसके कारण से जो है उनकी लाइवलीहुड जो है वो भी छिन सकती है, ठीक है? उनको जो है उनकी इनकम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस देखने को मिल सकता है। देखिए, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ के जो है यहाँ पे जो है कई सारे जो है फार्मर्स जो हैं वो जो है उनका मानना है कि अगर यूके से, ठीक है, सब्सिडाइज़्ड रेट पर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर अगर आते हैं, तो इससे जो है यहाँ के डेयरी सेक्टर या फिर लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनको जो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा है जो एफटीए, ठीक है, इंडिया और आसियान के बीच में था, ठीक है, उसके कारण से जो है यहाँ के जो प्लांटेशन सेक्टर जो है उसको भी जो है कई सारे जो है नुकसान देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे जो है रबड़ इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, तो ये जो बाहर से जो सामान आता है वो लोकली ग्रोन जो सामान है उससे जो है वो चीप पड़ता है। तो यहाँ की जो सेक्टर जहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है कई सारा जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये है कि जो एफडी है उसका जो है हमें समय पर जो है क्रियान्वयन करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो है इसको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि इससे जो भी है इकोनॉमिक गेन जो है वो हमें जल्द से जल्द हो। इसके बाद हम देखते हैं यूके के साथ जो है द्विपक्षीय निवेश संधि को जो है अच्छा ये जो है यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है यूके के साथ उसको भी जो है यहाँ पर जो है हमें जल्द से जल्द जो है उसका समापन करना चाहिए जो कि जिसमें कि हमने बात की थी कि यहाँ पे पहले भी हमने बात की थी कि इसमें जो है क्लीन एनर्जी और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो है यहाँ पर उसमें निवेश करने की बात कही गई है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको हमें जो है और ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। अन्य जो सेंसिटिव सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर है, डेयरी सेक्टर है, इनको भी जो है इनको भी जो है सरकार द्वारा जो है और ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ के जो लोकल फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनको जो है हानि ना पहुँचे। ठीक है? जो है बैलेंस डिजिटल ट्रेड होना चाहिए ताकि जो है यहाँ पर जो हमारे जो सेंसिटिव डेटा है उसको भी जो है हम लोग यहाँ पर जो है सिक्योर कर सकें और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो यूके के साथ भी जो है हम लोग इस तरीके से डेटा साझा करें सॉरी। तो यहाँ पर जो है एक बैलेंस डिजिटल ट्रेड जो है उसको करने की ज़रूरत है ताकि जो है यहाँ पर यूके के साथ जो है एक रीज़नेबल डेटा फ्लो के साथ-साथ जो है हम लोग यहाँ पे जो है डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल सॉवरेनिटी को भी जो है सुनिश्चित कर सकें। ठीक है? तो ऐसा कोई भी क्लॉज़ जो कि हमारे ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन
एक्ट 2023 के अगेंस्ट ऐसा कोई भी प्रोविजन है तो उसको पूरी तरीके से जो है हमें नकार देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र के लिए जो है क्षमता का निर्माण करने की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पर जो है जो अ, यहाँ पर जो है यहाँ पे जो प्रोफेशनल मोबिलिटी है उसको जो है बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है जितनी भी जो प्रोफेशनल क्राइटेरिया है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो हैं उसको जो है दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो है यहाँ पे एक म्यूचुअल कंसेंट होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लॉ है, मेडिसिन है, आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पर जो जितने भी जो क्वालिफ़िकेशन है इन दोनों देशों के बीच में जो है इनको जो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन होनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ज़रूरी है कि जो है यहाँ पे एक जॉइंट ट्रेड मॉनिटरिंग कमेटी का जो है यहाँ पे गठन किया जाए, जो कि समय-समय पर ठीक है, यहाँ पे जो है जो पूरे जो एफटीए की टर्म्स जो हैं, उसको समय-समय पर जो है वो रिव्यू करे ताकि जितनी भी जो इसके लेके जो ग्रीवेंसेस हैं, नॉन ट्रेड बैरियर्स जो हैं, उनको जो है यहाँ पर जो है समय-समय पर जो है यहाँ पे उसको हल किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया और यूके की जो एफटीए है, ये जो है ये एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, जिसमें कि जो इंडिया जो है अपनी ग्लोबल इमेज को जो है और ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकता है। और जो है इसके लिए जो ज़रूरी है कि जो है अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना जो है यहाँ पर जो है अपनी इकोनॉमिकली, सोशली और डिप्लोमैटिक रिलेशंस जो है वो यूके के साथ जो है वो और ज़्यादा बेहतर करें। ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है हाउ डज़ इल्लीगल माइग्रेशन पोज़ अ थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी? What strategies can India adopt to curb in illegal cross-border migration? What is the existing legal framework related to illegal migrants in India? अवैध प्रवासन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह से खतरा पैदा करता है? अवैध सीमा पर पार प्रवासन को रोकने के लिए कि भारत क्या रणनीति अपना सकता है? भारत में अवैध प्रवास से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचा क्या है? ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर अवैध प्राइवेसी या फिर इल्लीगल माइग्रेंट जो है वो होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो किसी देश तो यहाँ पे जो है किसी देश में अगर कोई भी विदेशी नागरिक ठीक है, अगर अनऑथराइज़्ड तरीके से जो है प्रवेश करता है या फिर अनऑथराइज़्ड तरीके से जो है वहाँ पे रहता है, तो उसी को जो है इल्लीगल माइग्रेंट का नाम जो है वो दिया जाता है। या तो उस व्यक्ति के पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, या फिर जब जब उस व्यक्ति ने जो है उस देश की सीमा में जो है प्रवेश तो किया था, तब उसके पास जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन वो जो है अब वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, और लेकिन जो है वो व्यक्ति अभी भी उस देश में रह रहा है, तो उससे जो है इल्लीगल माइग्रेंट का जो है वो नाम दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अवैध अप्रवासी वे विदेशी होते हैं जो किसी देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं या फिर रहते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जो भी क्योंकि जो लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री में जाते हैं, आर्थिक अवसर, बेहतर आर्थिक अवसर जो है दूसरी कंट्री में ज़्यादा उपलब्ध है, राजनीतिक अशांति है उनके क्षेत्र में, इसलिए जो वो दूसरी कंट्री में जाना जो है वो प्रेफर करते हैं, सामाजिक कारक होते हैं या फिर उसके पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आखिर ये किस प्रकार से जो है सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं, अब हम इस पर पूरी चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम सिक्योरिटी थ्रेट देखें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जिस भी रीजन में जो है यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है इन्फिल्ट्रेटर्स का, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे भी जो है यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स प्रवेश कर रहे हैं, तो उस रीजन में जो है यहाँ पे एथनिक और रिलीजियस कॉम्पोजिशन जो होता है, उसमें यहाँ पर जो है कई सारा जो है परिवर्तन, कई सारे जो है बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, यहाँ पर जो एथनिक और रिलीजियस कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा जो है बदलाव
बढ़ावाएँ हैं। इससे क्या होता है, इससे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं और जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, इनके बीच में जो है टेंशन देखने को मिलती है, जिससे कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट भी जो है वो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो असम में जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स जब लागू किया गया था, तो इसके बाद जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अनरेस्ट देखने को मिला था। तो इससे जो है यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो खतरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेररिज्म और इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो है, इन सभी जो ये जो गतिविधियाँ हैं इनको और ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ावा देते हैं इल्लीगल माइग्रेंट्स, ठीक है? तो इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए जो हैं वो इंडिया को जो है वो एक सेफ हेवन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आकर छुपते हैं, यहाँ के लोगों को जो है टेररिस्ट ग्रुप में जो है वो लोग रिक्रूट करते हैं, ठीक है? जो भी इल्लीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको टेररिस्ट ग्रुप में जो है उसको वहाँ यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड इंडिया को जो है रिक्रूटमेंट ग्राउंड के रूप में देखते हैं और यहाँ से इल्लीगल माइग्रेंट्स को जो है उन ग्रुप्स के साथ जो है वो जोड़ते हैं। और कुछ इल्लीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में भी लिप्त होते हैं, जैसे कि आर्म्स स्मगलिंग है, हवाला ट्रांजैक्शन में लिप्त होते हैं, रेडिकलाइजेशन नेटवर्क जो है वो बनाते हैं, जिसके कारण जो है इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के जो सीमित संसाधन है उस पर और ज़्यादा जो है वो प्रेशर होता है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, जॉब, हाउसिंग, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, इन सभी पर जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है अगर इल्लीगल माइग्रेंट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है भारत में आएँगे। जिससे कि जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन इन संसाधनों को लेकर जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की, उनमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रोध देखने को मिलता है, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो अशांति देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं मानव तस्करी जैसी समस्या भी जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। इल्लीगल माइग्रेंट्स जो है वो ऐसा अक्सर देखा गया है कि उनकी जो तस्करी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम सिंडिकेट जो है, उनके थ्रू जो है यहाँ पे इल्लीगल माइग्रेंट्स की जो है यहाँ पे ट्रैफिकिंग या फिर तस्करी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो महिलाएँ जो हैं उनको अक्सर देखा गया है कि प्रोस्टिट्यूशन में जो है उनको भेज दिया जाता है, ठीक है? जो बच्चे होते हैं उनसे जो है वो काम कराया जाता है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज जैसी जो है वो समस्या हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो स्मगलिंग है या फिर अन्य जो और जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें लिप्त होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति होती है, ठीक है? जो माइग्रेंट्स को जो है मुद्दा बना के जितने भी जो लोकल पार्टीज़ हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने वोट को गेन करने के लिए जो है वो कार्य करती हैं, जिससे कि जो है यहाँ पे भारत में जो है कम्युनल टेंशन जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलिटेंसी, उग्रवाद जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो असम में जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उनको जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स के रूप में देखा जाता है और इसी कारण से जो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है, उन पर असम में जो है लगातार जो है वो हमला भी जो है वो किया जाता है। और इसी के कारण जो है मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ जो सब ग्रुप्स हैं, उनमें रेडिकल टेंडेंसी देखने को मिलती है और उनमें जो है जिससे कि उनमें जो है कट्टरता को जो है वो जन्म दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सीमा सुरक्षा के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा खतरा है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है भारत की जो सीमा है ये बहुत ही ज़्यादा जो है पोरस है, ये बहुत ही ज़्यादा छिद्रपूर्ण है और इसको मॉनिटर कर पाना भी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो है रिवराइन टेरेन है, ठीक है? और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जिसके कारण जो है इसको मॉनिटर कर पाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल है। इसके कारण से जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो उन इल्लीगल अ, माइग्रेंट्स जो हैं इसके कारण जो बॉर्डर एरियाज़ में जो है अपराधों को भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला है। जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश से जो है फेक करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। आर्म्स स्मगलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो होती है। यहाँ पे जो फेक ड्रग्स हैं उनकी तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो पूरा रीजन है ये टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या-क्या रणनीति अपना करके जो है, हम लोग इस समस्या को जो है वो कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी सेंसिटिव हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन पर जो है कड़ी निगरानी करनी होगी और साथ ही साथ जो है, हमें जो है फेंसिंग भी करने की जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तो जितने भी जो सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया म्यांमार है, ठीक है? बांग्लादेश, म्यांमार जो है, यहाँ पर जो है फेंसिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम इल्लीगल माइग्रेंट के जो प्रवेश जो है भारत में आने से जो है उनको रोक सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो है हमें एडवांस सर्विलेंस सिस्टम की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन की मदद से, थर्मल इमेजिंग जो है उसकी मदद से, ठीक है, नाइट विज़न कैमरा जो है, ठीक है, नाइट विज़न कैमरा जो है, इससे हम लोग जो है इल्लीगल क्रॉसिंग जो हो रही है बॉर्डर एरियाज़ पे, उसमें जो है हम लोग कड़ी निगरानी रख सकते हैं और उसपे जो है रोकथाम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इंडिया और बांग्लादेश के रूप में जो है यहाँ पे के बॉर्डर पे जो है यहाँ पे फेंसिंग जो है वो की जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस जो हैं उसमें जो है वो और ज़्यादा जो है वो सुधार करने की ज़रूरत है। तो बॉर्डर फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ है, असम राइफल्स है, ठीक है? इनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग पर को और ज़्यादा जो है वो मजबूत करना होगा, इस पर जो है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको जो है यहाँ पे मॉडर्न वेपन्स जो हैं, वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनको जो है यहाँ पे नाइट विज़न ठीक है? नाइट विज़न नाइट विज़न इक्विपमेंट्स जो हैं अ नाइट विज़न ग्लासेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उस वो उपलब्ध करा के पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं उनको प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, ताकि जो सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं, सेंसिटिव ज़ोन्स जो हैं, उन पर जो है उनको जो है रेगुलरली मॉनिटर जो है वो किया जा सके और ये जो सेंसिटिव जो ज़ोन्स हैं, उन पर जो है ज़्यादा जवान जो है, ज़्यादा सोल्जर्स को भी जो है तैनात करने की ज़रूरत है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी और जो बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो है पहचान सत्यापन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट करके जो है यहाँ पे इल्लीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनको जो है वो पहचाना जा सकता है और उनकी जो है यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर जो है रोका जा सकता है और उनके सेटलमेंट को भी जो है यहाँ पे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आधार है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन जो डे ऑफ़िस का जो डेटा है, इन सभी को जो है यहाँ पे लिंक किया जाना चाहिए, ताकि इल्लीगल माइग्रेंट्स का जो है वो पता लगाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बायलैटरल कोऑपरेशन जो है, द्विपक्षीय सहयोग जो है उसको भी जो है और ज़्यादा जो है मजबूत करना चाहिए। पड़ोसी राज्य जो हैं, जो नेबर कंट्रीज़ जो हैं, उनके साथ जो है यहाँ पे डिप्लोमैटिक टाइज़ जो हैं, उनको और ज़्यादा जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे कि बांग्लादेश है, तो जहाँ से कि बहुत ज़्यादा जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो है इससे डिप्लोमैटिक टाइज़ अगर यहाँ पे मजबूत होंगे, तो हम लोग टाइमली जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स का जो है वो पता लगा सकते हैं और उनको जो है उनके देश जो है उनको वापस जो है वो भेजने का जो है इंतज़ाम करना चाहिए। तो इससे जो है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है उससे भी जो है वो कम किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है पेट्रोलिंग की ज़रूरत है बॉर्डर एरियाज़ में। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस, सामुदायिक जागरूकता जो है वो बढ़ानी चाहिए। तो लोकल कम्युनिटीज़ में जो है अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, ताकि जो है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि इल्लीगल माइग्रेंट्स की देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो इल्लीगल माइग्रेंट्स जो हैं, लोकल कम्युनिटी की मदद से जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स का जो है वो पता लगाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डिपोर्टेशन ऑफ इल्लीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासियों का जो है निर्वासन करना चाहिए। तो इल्लीगल माइग्रेंट केस के लिए जो है यहाँ पर फास्ट ट्रैक
ट्रिब्यूनल्स का जो है यहाँ पे गठन करना चाहिए, ताकि जो है इलीगल माइग्रेंट्स को जो यहाँ पे जो है उनके केसेस की जो है अलग से सुनवाई हो सके, फास्ट ट्रैक तरीके से जो है वो सुनवाई हो सके। उनके लिए जो डिटेंशन, उनको जो है डिटेंशन सेंटर में रखना चाहिए, और फिर जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंतर्गत ही जो है उनको डिपोर्ट करना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा जो है इसके लिए जो है कई सारे जो है कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ के अगर हम लीगल फ्रेमवर्क या फिर कानूनी ढांचा की बात करें, तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे द फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो इसमें सबसे पहले है विदेशी अधिनियम 1946। ये जो है केंद्र सरकार को जो है सशक्त करती है कि जितने भी जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनको जो है डिटेक्ट करे, डिटेन करे, और वापस जो है उनको जो है उनके देश जो है वो भेज दिया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जो इलीगल माइग्रेंट्स, जो भी फॉरेनर्स हैं, उनके ऊपर ये बर्डन है कि वो ये प्रूफ करें कि वो फॉरेनर्स जो है वो नहीं है। और ऐसा जो है बांग्लादेश इलीगल जो बांग्लादेश माइग्रेंट्स या फिर जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स के केसेस में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920। ये जो है यहाँ पे जो है ये एक्ट जो है ये कंपलसरी करता है, मैंडेटरी करता है फॉरेन नेशनल्स के लिए कि वो जब भी इंडिया में जो है एंटर कर रहे हैं, तब उनके पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। मतलब कि पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें जो है यहाँ पर जो है इलीगल माइग्रेंट के रूप में जो है वो ट्रीट किया जाएगा। उनके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। इसमें जो है यहाँ पे फॉरेनर्स अदर देन जो है जो अ, सॉरी, तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, ठीक है, तो इसमें जो भी फॉरेनर्स हैं, अगर वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं 180 डेज से ज़्यादा, तो उनको जो है यहाँ पे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है जाके अपने आप को जो है यहाँ पे जो है रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 डेज के भीतर जब भी वो इंडिया में जो है अराइव कर रहे हैं, आ रहे हैं, उसके बाद जो है 14 दिन के भीतर ही जो है अगर वो 180 डेज से ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, तो उन्हें जो है यहाँ पर जो है अपने आप को रजिस्टर जो है वो कराना होगा। इसमें जो है ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है इस कैटेगरी से जो है एक्सक्लूड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए जो है यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है। तो ये सभी तरीके से जो है इंडिया की सिटीजनशिप को जो है वो एक्वायर किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है ये एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो है सशक्त करता है कि वो जो है इलीगल जो सिटीजनशिप क्लेम्स जो हैं उसको जो है वो कैंसिल कर सकता है, और साथ ही साथ जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनको जो है यहाँ पे डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो 1955 एक्ट है, इसको 2003 में जो है वापस से जो है संशोधन किया गया था, और इसमें जो है यहाँ पर ये जो है प्रोविज़न रखा गया था कि जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइज़ेशन के अंतर्गत जो है वो जो है इंडिया की सिटीज़नशिप जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से वापस से जो है इंडिया सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 में जो है यहाँ पर सिटीज़नशिप एक्ट जो है ये 2019 में वापस से इसमें जो है संशोधन किया गया था, और इसमें जो है यहाँ पर बोला गया था कि जो भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, या उस दिन या फिर उससे पहले अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज़ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में आते हैं, तो उन्हें जो है इल्लीगल माइग्रेंट्स के रूप में जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे मुस्लिम जो कैटेगरी जो है, उसको जो है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको यहाँ पे जो है एक्सक्लूड किया गया था, जो कि हमारे सेक्युलर फीचर के जो है वो अगेंस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है, नागरिकों का जो है राष्ट्रीय रजिस्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। असम में सुप्रीम
कोर्ट के जो है सुपरविजन में। तो इससे जो है यहाँ पे असम के जो इलीगल माइग्रेंट जो है उनको जो है यहाँ पर ट्रैक करने में जो है यहाँ पे मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हम ये अंत में कह सकते हैं कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है इसे पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनको जो है हम लोग पता लगा सकें और जो है उनको जो है डिटेन करके जो है उनको डिपोर्ट किया जा सके। तो अंत में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इलीगल माइग्रेशन की जो समस्या जो है इंडिया में, ये एक मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम है। इससे जो है यहाँ पे कि केवल नेशनल सिक्योरिटी ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, यहाँ पे जो है सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उस पर भी जो है वो भी प्रभावित होती है। यहाँ के जो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो भी प्रभावित होती है। तो इस तो ये जो इश्यू है इसके समाधान के लिए जो है यहाँ पर जो है हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के चलने की ज़रूरत है, जिसमें कि हम लोग जो है माइग्रेशन का जो है रूट कॉज जो है उसको हम लोग जो है एड्रेस कर सकें। इसके लिए जो हमें और बेहतर जो है लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाना होगा दूसरी कंट्री के साथ मिलकर, और जो यहाँ पर और जो है हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी जो है हमें और ज़्यादा जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। Next question is from paper number 4 और क्वेश्चन है डिफाइन वॉइस ऑफ कॉन्शियस, हाउ डज इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अंतरात्मा की आवाज को परिभाषित करें या निर्णय लेने में कैसे मदद करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अंतरात्मा की आवाज या वॉइस ऑफ कॉन्शियस को समझेंगे। तो ये जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है ये हमारी एक इनर सेंस है, हमारी एक आंतरिक भावना है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी जो है ये हमारे जो अंदर की जो है ये नैतिक चेतना है, ठीक है, मॉरल कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, जो कि हमें सही और गलत के बीच का जो है वो फ़र्क बताती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होती है, ठीक है, ये मॉरल प्रिंसिपल्स के बेस पे होती है, जो हमारे व्यवहार और निर्णयों का जो है वो मार्गदर्शन करती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे डिसीजंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे एक्शंस भी होते हैं। तो ये जो है ये हमारी जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है ये कई फैक्टर्स से जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो किसी फैमिली की वैल्यूज़ क्या हैं, उसके कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी एजुकेशन, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये सभी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है उसको जो है वो प्रभावित करती है। और ये जो है ये सुनिश्चित करती है कि हम हर सिचुएशन में जो है यहाँ पर सही काम करें, मॉरल और एथिकल एक्शंस जो भी हैं हम उसको ही करें, क्योंकि यहाँ पे ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर हमें कोई नहीं भी देख रहा है तो भी हम हर सिचुएशन में जो है वहाँ पे जो है मॉरली करेक्ट एक्शंस जो हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉइस ऑफ कॉन्शियस जो है वो किस प्रकार से हमारी डिसीजन मेकिंग को जो है वो प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमें जो है मॉरल क्लैरिटी जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर कई बार जो होते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस या फिर जो लॉज़ हैं, वो स्पष्ट रूप से जो है हमारे सामने नहीं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमारी वॉइस ऑफ कॉन्शियस जो है, यही हमें जो है वो सही रास्ता दिखाती है, यही हमें बताती है कि इस सिचुएशन में क्या करना जो है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड-19 की बात करें, ठीक है, तो कोविड-19 में बहुत से सारे जो सिविल सर्वेंट्स जो थे, वहाँ पे जो है उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके जो है ह्यूमन की हेल्प की थी, ठीक है, ह्यूमैनिटी के नाते जो है लोगों की हेल्प की थी। तो यहाँ पर जो है उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, जो कि उन्हें जो है यहाँ पे मॉरली करेक्ट एक्शंस के लिए जो है उन्हें जो है यहाँ पे गाइड किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जो है अपहोल्ड करने में, संवैधानिक मूल्यों को जो है वो बनाए रखने में भी जो है वो मदद करती है। तो यहाँ पर जो है
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे जो है वैल्यूज की बात की गई है कि जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, तो इन सभी को जो है बनाए रखने में जो है वो मदद करती है। तो सिविल सर्वेंट्स जो है वो अपने जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो है जो संवैधानिक मूल्य जो है उसको जो है वो यहाँ पे जो है प्रायोरिटाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मणिपुर के एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, उनका नाम था एमस्ट्रॉन्ग एमस्ट्रॉन्ग पामे, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो है बिना किसी सरकारी मदद के मणिपुर में जो है 100 किलोमीटर की जो है सड़क बनाई थी। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है वहाँ पे के लोग जो थे उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत होती थी। तो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के उद्देश्य से जो है उन्होंने जो है एक बड़ी सड़क का जो है वो निर्माण किया था। तो यहाँ पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A है वो हमें यही बताता है, ठीक है। वो जो है यहाँ पे वैज्ञानिक सोच, ह्यूमैनिटी और जो है रिफॉर्म स्पिरिट जो है उसको बढ़ावा देता है। तो ये जो है यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे आर्मस्ट्रांग पामे, ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जो है यहाँ पे और ज्यादा बढ़ावा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं सत्ता के दुरुपयोग का जो है यहाँ पे रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास बहुत सारी जो है वो शक्तियाँ होती हैं और जिसको कि जो है उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए ही जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो है वो उन्हें हर बार ये याद दिलाता है कि उनकी जो भी पावर है, उनकी जो भी पोजीशन है, ठीक है, उनका जो भी स्टेटस है, उसके लिए जो है उन वो जो है उनको जो है यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए ही जो है यूज़ करना चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए ही जो है वो उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है उन्हें समय-समय पर याद दिलाता है जिससे कि वो जो है अपनी पावर का जो है वो मिसयूज़ नहीं करते हैं। नैतिक साहस को जो है ये और ज़्यादा जो है वो मजबूत करता है। तो यहाँ पर जो है जो सिविल सर्वेंट्स है उनके लिए हर चीज़ जो है पूरी उनकी जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मूथ नहीं होती। कई बार उन्हें भी जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। तो और यहाँ पर जो है और ये जो है उनकी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ही जो है जो उन्हें गाइड करती है एथिकल डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो सत्येंद्र दुबे जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पर सड़क निर्माण में जो भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसका जो है यहाँ पर खुलासा किया था। तो यहाँ पर जो है इसके लिए जो है उन्होंने जो है अपनी लाइफ को जो है जोखिम में डाला था। तो यहाँ पे जो है कई बार जो है यहाँ पे उनके पास भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, लेकिन वो जो है यहाँ पे सही राह जो है वो चुनते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना ज़रूरी है या फिर जो है अपनी लाइफ को बचाना ज़रूरी है, अपने सर्विस को बचाना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर जो है उन्हें डिसीजन लेने में जो है वो मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है जवाबदेही भी जो है वो सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो है यहाँ पे कार्य करता है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि जो भी उसके एक्शंस हैं, जो भी उसके डिसीजंस हैं, वो पूरी तरीके से जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और वो जो है वो एक ज़िम्मेदार निर्णय लेता है। वो जो है वो अपनी कार्य जो है वो पूरी ज़िम्मेदारी से करता है। उसकी जो है यहाँ पे जो भी उसका कर्तव्य जो है समाज के प्रति उसको जो है वो पूरी ईमानदारी से जो है वो निभाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाइड्स इन एथिकल डिलेमास, नैतिक दुविधाओं में भी जो है ये मार्गदर्शन कर। तो सिविल सर्वेंट्स के सामने कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे उन्हें दो एथिकली सॉरी दो एथिकली करेक्ट सिचुएशंस जो हैं उनके बीच में जो है चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन जो है जिससे कि जो है यहाँ पर जो है
कम्युनिटी को सोशली जो है वो ज़्यादा जो है वो उनको जो उसका जो है वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो कोई अगर किसी गवर्नमेंट ऑफ़िशियल को टास्क दिया गया है कि उसे जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल देना है, ठीक है? तो वहाँ पे जो है वो वेइ करेगा, उसके जो है ऑप्शंस हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये जो है इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इससे जो है यहाँ पर लेकिन जो है इसके कारण जो है यहाँ से कोई वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं, लोकल कम्युनिटी जो है वो भी जो है उसके भी डिस्प्लेसमेंट का जो है वो खतरा है। तो यहाँ पर जो है जो एथिकल डिलेमा होता है उनके पास कि जो है इस सिचुएशन में है क्या करना चाहिए, कि जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करना चाहिए, वल्नरेबल पॉपुलेशन को कैसे बचाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे जो है ये सरकारी सरकारी ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके पास जो है यहाँ पे कई सारे जो है एथिकल डिलेमास होते हैं, जिनके लिए जो है उन्हें ऑप्शन जो है ज़्यादा एथिकल क्या है उसमें से उसका जो है वो चुनाव करना पड़ता है। तो जिसके लिए जो है उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करती है, वो उनके डिसीजंस और एक्शंस को जो है वो गाइड करती है। ठीक है? तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि ये जो है वॉइस ऑफ कॉन्शियस जो है ये जो है ये पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखने में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जो है वो पूरी ईमानदारी से कार्य करता है, ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, जवाबदेही जो अपने कार्य के प्रति जो है जो अपनी जवाबदेही समझता है, तो उससे क्या होता है, उससे वो जो है वहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट भी जो है वो बना रहता है। तो अंत में हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है, ये जो है ये हमें जो है एथिकल डिसीजन लेने में जो है वो मदद करता है। वो सिर्फ जो ये सुनिश्चित नहीं करता कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो लीगली राइट है, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है वो मॉरली भी जो है वो करेक्ट है। वो जो है ये सुनिश्चित करता है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो न्यायपूर्ण तरीके से लिए जा रहे हैं और वो जो है वो पब्लिक वेलफेयर में जो है वो लिए जा रहे हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है what steps has the Uttar Pradesh government taken to achieve its goal of becoming a $1 trillion economy by 2029? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम जो है वो उठाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने जो है 2029 तक जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो शासकीय लक्ष्य रखा है, और इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है कई सेक्टर्स पे जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि सेवाओं, मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुक्षेत्रीय रणनीति जो है वो यहाँ पर शुरू की है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने 10 की सेक्टर्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई किए हैं, और इस पे जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की जो है वो बना सके वर्ष 2029 तक। तो यहाँ पे अगर हम सरकार के पूरे रोड मैप की या फिर की जो महत्वपूर्ण पहल की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अब हम एक नज़र जो है उस पर डाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब कि बुनियादी ढांचे की। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा जो है, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो है सड़कें, राजमार्ग और हवाई अड्डों का जो है निर्माण किया जा रहा है, ताकि इससे जो है यहाँ पर जो है यहाँ राज्य की जो है कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत होगी। यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो जो है वो और ज़्यादा होगा, जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत होगी। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क्स, लॉजिस्टिक हब्स जो हैं, लॉजिस्टिक क्लस्टर्स जो है उनका निर्माण किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो है उन्नाव इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर जो है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस पूरे एरिया में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो राज्य सरकार ने जो है यहाँ पर जो है उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है उसको भी जो है बढ़ाने का लक्ष्य किया रखा है, कि जो अभी 25,000 मेगावाट है उसको बढ़ाकर जो है 29,000 मेगावाट करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जो है यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है
हाँ, तो इससे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, या फिर जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स जो है बढ़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है पावर की, तो उसको भी जो है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो है वो पूरा करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेट बजट की बात करें 2000 वर्ष 2025-26 की, तो जो टोटल बजट है उत्तर प्रदेश का, उसका 22% हिस्सा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे डेडिकेटेड है। तो और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे 4 न्यू एक्सप्रेसवे भी जो है बनाने की बात की गई है, जैसे कि विंध्यन एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे को जो है एक्सटेंड करने की बात की गई है, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और जो है यहाँ पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जो है गंगा एक्सप्रेसवे से जो है यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो पूरी कनेक्टिविटी जो है राज्य में, उसको जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो है यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी जो है उसको जो है वो और बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वो करेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश देखें तो यहाँ पर जो है इसमें एग्रीकल्चर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण रोल है। तो इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पे जो जितनी भी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसको जो है और ज़्यादा जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है फार्मर्स को जो है उनको जो है और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है उन्हें पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसको जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, जो भी फार्मिंग जो है उसको जो है डायरेक्ट जो है मार्केट से जो है लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि रूरल इकोनॉमी जो है, रूरल इनकम जो है उसको जो है और ज़्यादा बढ़ावा मिले यहाँ से। इससे जो है फार्मर्स की जो इनकम है उसमें जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारी रूरल इनकम जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होगी। सरकार द्वारा जो है पल्सेस और ऑयल सीड्स को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए जो है उन्हें जितने भी फार्मर्स हैं उनको जो है मुफ्त में जो है बीज जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। वैल्यू एडिशन पे, फूड प्रोसेसिंग पे, खाद्य प्रसंस्करण पर जो है यहाँ पे फोकस करा जा रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, शुगर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री जो है इसको जो है और बूस्ट करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि हमने पिछले जो है लेक्चर्स में भी जो है हम देख चुके हैं। मत्स्य संपदा योजना है, जिससे कि जो है यहाँ पे जो इनलैंड फिशरी है उसको जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वर्ष 2025-26 के स्टेट बजट की अगर हम बात करें, तो 11% जो स्टेट बजट है, ठीक है, तो वो जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो डेडिकेटेड है, और इसके लिए जो है यहाँ पर जो है कई सारे तरीके से जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को जो है वो बूस्ट किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो है कई प्रकार के फायदे होंगे। यहाँ की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, साथ साथ जो है यहाँ पे जॉब्स की भी जो है, यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है जो कि अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सभी पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है डोमिनेंट है उत्तर प्रदेश में, और हम देखें तो एमएसएमई यूनिट्स में, ठीक है, नंबर ऑफ एमएसएमई यूनिट्स में जो है उत्तर प्रदेश के रैंक जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमएसएमई सेक्टर को जो है यहाँ पर और ज़्यादा तरीके से सरकार द्वारा जो है सपोर्ट किया जा रहा है, वित्तीय रूप से जो है सहायता दी जा रही है, ताकि इनकी जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसको जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जैसे कि हो गई टेक्सटाइल, हो गई लेदर गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पे इनको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है स्कीम चलाई जा रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है जो यहाँ की जो पुरानी जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको भी जो है और ज़्यादा जो है रिवाइव करने में जो है वो मदद मिला है, और इससे जो है एक उत्तर प्रदेश से जो एक्सपोर्ट होता था उसको भी जो है बढ़ाने में और ज़्यादा जो है वो मदद मिली है। सरकार द्वारा जो है यहाँ पर 2026 तक, ठीक है, 40,000 करोड़ का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का जो है यहाँ पे टारगेट जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जो हैं उसका भी जो है वो निर्माण किया जा रहा है। पहले एक तो है ग्रेटर नोएडा में, और दूसरा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो
यहाँ पर जो है, तो एक तो है ग्रेटर नोएडा में और दूसरा है जो है यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे के पास ही जो है ये लगाया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है, जिससे कि जो है यहाँ पे आईटी फर्म्स को जो है यहाँ पर और ज़्यादा जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि वो उत्तर प्रदेश में आके जो है और ज़्यादा जो है वो निवेश करें। और इस एक क्लस्टर से, ठीक है, इन एक क्लस्टर से जो है यहाँ पर 70 से 80 हज़ार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार द्वारा जो है उद्यमी मित्र, ठीक है, उद्यमी मित्र जो है योजना जो है वो चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जितने भी जो निवेशक हैं उनको लैंड एक्विजिशन, ठीक है, लैंड एक्विजिशन है, उनके क्लियरेंस है, उनके जो है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो होते हैं, ये उन सभी निवेशकों की जो है ये मदद करेंगे उद्यमी मित्र। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सीएम युवा उद्यम योजना भी जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो स्कीम है ये जनवरी 24 2025 से जो है इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें जो है यहाँ पे बैंक लोन्स जो है वो प्रोवाइड किया कराए जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक के, जिसमें कि इंटरेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे लोन जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये तो है फर्स्ट फेज की बात। और सेकंड फेज में जो है 10 लाख तक के जो है लोन उपलब्ध कराए जाएंगे एट 0% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ के औद्योगिक विकास पर जो है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टूरिज्म और कल्चर, ठीक है। अगर हम टूरिज्म और कल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है कई सारे उत्तर प्रदेश में जो है टूरिज्म स्पॉट्स, टूरिज्म सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है आगरा में जो है ताजमहल जो स्थित है, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है टूरिज्म को जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें महाकुंभ में जो है, तो महाकुंभ की वजह से जो है उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें जो है 3 लाख करोड़ का जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। इसके साथ साथ जो है कुछ मेजर हब्स को जो है डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा में जो है यहाँ पर वृंदावन बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर का जो है निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ के जो अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में जो है यहाँ पे टूरिज्म को जो है और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करने में जो है मदद मिलेगी, ठीक है। इससे जो है यहाँ पे जो है जॉब क्रिएशन तो हो गई, इसके साथ साथ जो है सर्विस इंडस्ट्री भी जो है वो और ज़्यादा जो है वो बूस्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है अर्बन डेवलपमेंट और एजुकेशन पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये, सॉरी, पहले सबसे पहले हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शहरी विकास पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो इतने भी जो अर्बन एरियाज है इनको जो है इकोनॉमिक इंजन्स जो है वो कहा जाता है। यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट होता है जीडीपी में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इनोवेशन है, ठीक है, इन यहाँ की जो सर्विस डिलीवरी है उसको और ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट जो है वो बढ़ा है, एफिशिएंट जो है वो बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शंस हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो है यहाँ पर जो है उसमें रियल एस्टेट है, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इससे जो है कई प्रकार की जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्टील है, सीमेंट है, लेबर है, इन सभी को जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिलेगा। इससे जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी जो है यहाँ पे अर्बन एरियाज में जो है और ज़्यादा जो है वो निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है आईटी पार्क्स का जो है निर्माण किया जा रहा है, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, ग्लोबल बिजनेस को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करने की जो है वो बात कही जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे जो है यहाँ पे 35,000 करोड़ का जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जो है ये एनुअली जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा।
ठीक है? तो इसलिए जो है यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पे निवेश को जो है प्राइवेट इन्वेस्टर से जो है निवेश को जो है वो और ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। एजुकेशन सेक्टर पे जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि जो है यूथ को, ठीक है, यूथ को जो है इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो है यहाँ पे तैयार किया जाए। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 में जो है कई प्रकार के जो है मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, एआई है, ठीक है, ड्रोन है, मशीन लर्निंग है, इस पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है यहाँ पे यूथ को इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो है स्किल्ड लेबर फोर्स जो है, उसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है और ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में जो है मदद मिलेगी। इससे जो प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसको जो है घटाने में मदद मिलेगी, और यहाँ की जो इनकम परचेजिंग पावर है, ठीक है, इनकम बढ़ाने में जो है और ज़्यादा मदद मिलेगी। इस और इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रदेश की जो है यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड जो है वो भी और इंक्रीज होगी, जिससे कि पूरा जो है क्षेत्र का जो है वो विकास होगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार द्वारा जो है वो कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन है, सीएम युवा स्कीम है। तो ये सभी स्कीम्स जो हैं, ये जो है यहाँ पे व्यावसायिक इसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। 14 से 35 वर्ष आयु का जो वर्ग है, इसमें सभी युवा को जो है यहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रदेश में जो है उद्यमशीलता को जो है और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे उन लोगों को जो जॉब दिलाने में भी जो और ज़्यादा सुविधा होगी। इसके लिए सरकार द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रज्ञा का, ताकि जो है यहाँ के ये जो 10 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जो है एआई के क्षेत्र में जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके। हेल्थ केयर सेक्टर पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी, तो वही पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव होती है। और इससे जो है हेल्थ केयर सेक्टर पे अगर जो है ध्यान दिया जाएगा, तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो है यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो जॉब्स क्रिएट करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म में भी जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे यूपी इन्वेस्टर्स मीट जो है वो कंडक्ट की गई थी 2023 में, और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इसमें जो है यूपी इन्वेस्टर्स मीट में जो है 40 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश जो है वो आकर्षित किया गया था, जिसमें से कि जो है 15 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं जो है वो पूरी तरीके से मटेरियलाइज जो है वो हो चुकी हैं, और इसके कारण जो है प्रदेश में जो है 60 लाख से अधिक युवाओं के लिए जो है रोजगार के अवसर जो है वो पैदा किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था को जो है और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो है कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे निवेश करने का, यहाँ की मार्केट पे जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है, जिससे कि यहाँ पर राज्य में जो है निवेश आकर्षण करने में जो है और ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। सरकार द्वारा जो है इतनी पहल की गई है, जिसके कारण जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स में जो है इसकी रैंक जो है वो सेकंड है। तो हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो है कई सारे जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम 10 की सेक्टर्स की बात करें, तो उसमें जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो भी एक की सेक्टर है, जिस पर कि जो है सरकार द्वारा जो है ध्यान केंद्रित जो है वो किया जा रहा है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ठीक है? तो ये जो है ये एक एम्बिशियस और ट्रांसफॉर्मेटिव जो है यहाँ पे विज़न है, जो कि उत्तर प्रदेश को जो है जो पूरे भारत में जो है इसकी पोज़ीशन को जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत करेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ठीक है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में जो है
स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ जो है यहाँ पे हमें इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ को भी लेकर के आना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग और ज़्यादा जो है निवेश को आकर्षित कर सकें। और साथ ही साथ जो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है हाई जो ग्रोथ रेट है यूपी की, उसको जो है हमें बरकरार रखने की ज़रूरत है। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम जो है, जो कि 94,000 है, ठीक है? तो इसको भी, जो कि नेशनल एवरेज से जो है ये कम है, तो इसको भी जो है और ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो है सिटीज़न्स का जो है यहाँ पे कंटिन्यूड जो है वो जो है हम कह सकते हैं कि जो है निरंतर तरीके से जो है इनका सहयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। तो उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है एक जो है भारत के जो है उत्तरी भाग में जो है वो स्थित है, और उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये कई जो है भौगोलिक, मौसम संबंधी और मानव निर्मित कारकों से जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तर प्रदेश का, उसके कारण से जो है यहाँ पे कई प्रकार के हमने देखे क्लाइमेटिक जोन्स देखे हैं। तो इसके कारण से जो है कई सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे उसको जो है वो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अब हम उन कारकों को समझ लेंगे, उन फैक्टर्स को समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लैटिट्यूडनल पोजीशन की, ठीक है, उसके अक्षांश की। तो उत्तर प्रदेश जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30.24 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है वो स्थित है, जो कि इसको जो है सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो रखता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है वो रखता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो गर्मी में जो है अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, और विंटर्स जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंडे होते हैं। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट हमें मानसून सीजन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो राज्य के जो उत्तरी भाग है, ठीक है, वो जो है जो सदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे सदर्न पार्ट में जो है वो ज़्यादा गर्मी पाई जाती है नदर्न पार्ट्स की अपेक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसलिए हम कह सकते हैं, तो सदर्न रीजन जो है यहाँ पे जो है ये हॉटर एंड ड्रायर कंडीशन से जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रभावित होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तराई बेल्ट जो है उत्तर प्रदेश की, जैसे कि लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है? लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, और अगर हम बात करें बहराइच, श्रावस्ती, ये जो तराई बेल्ट है, ये जो है ये सारे इलाके जो हैं ये कंपैरेटिवली कूलर रहते हैं, ठंडे रहते हैं इन कंपैरिज़न टू जो सदर्न रीजन है। जैसे कि जो है बुंदेलखंड रीजन जो है वो जो है वहाँ पर जो है ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिलती है, जबकि जहाँ पे कि अगर हम देखें समर्स में जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री से 49 डिग्री तक जो है देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मानसून विंड्स जो साउथ वे तो मानसून विंड्स जो है इसमें साउथ वेस्ट मानसून जो है इसमें उत्तर प्रदेश की जो है प्राइमरीली जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही जो है वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है साउथ वेस्ट मानसून की, वो जो है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर वर्षा करता है। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर हम जैसे जैसे वेस्टर्न रीजन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि जो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन है, जैसे कि गोरखपुर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। वहीं अगर हम वेस्टर्न क्षेत्र की बात करें, मथुरा, आगरा की, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर की जो वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो जैसे-जैसे हम वेस्टर्न साइड पे बढ़ते हैं, वहाँ पे वो हमें जो है यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होने लगती
जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो होगा कि हिमालय से निकटता होने के कारण जो है हिमालय जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हिमालय जो है सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स होती हैं, साइबेरियन विंड्स जो होती हैं, वो उनको लिए जो है एक नेचुरल बैरियर का जो है वो काम करता है। ठीक है, और नेचुरल बैरियर का काम करता है जिससे कि जो है यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है यहाँ पे एक मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है, और विंटर्स के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में जो हिमालय जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हिमालय, जैसे कि हम पिछले उसमें भी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में, कि हिमालय जो है यहाँ पर जो है भारत में वर्षा लाने का भी जो है वो कार्य करता है। इसी प्रकार से जो है हिमालय जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में भी जो है वर्षा का जो है वो कारण बनता है। तो हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को जो है वो रोकता है, एक बैरियर के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण से जितनी भी जो मॉइस्ट लेडन विंड्स जो है, मानसूनल विंड्स जो है, वो अपना पानी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही जो है वो गिरा देते हैं, जिसके कारण से जो है वो यहाँ पे वर्षा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र में जो है हमें भारी वर्षा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखिए उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे समुद्रों से जो है बहुत दूर है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ये चारों तरफ से जो है यहाँ पे जो है स्टेट से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी जो है यहाँ पे हम देखें तो समुद्री सीमा नहीं है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो है हमें एक मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो है वो पानी जो होता है वो जो है जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो यहाँ पर जो है उसके कारण से वो जो समुद्री सीमा ना होने के कारण से जो है यहाँ पर जो है हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो समुद्र से दूरी होने के कारण जो है उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे गर्मी और सर्दियों के बीच में जो है तापमान में जो है वो बहुत अधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। गर्मियों में जो है गर्म हवाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमें हीट वेव्स देखने को मिलते हैं ईस्टर्न रीजन में। वहीं अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो है हमें विंटर्स में जो है वो कोल्ड वेव्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत जो है काफ़ी जो है वो हमें अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो विंड पैटर्न्स की बात करेंगे, हवा के पैटर्न की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमें सीजनल विंड्स देखने को मिलती है, जैसे कि लू हो गई। ठीक है, तो जो कि गर्मियों तो कि जो कि बहुत ही गर्म और जो है शुष्क हवाएं होती हैं, तो ये अक्सर हमें जो है समर सीजन में देखने को मिलती है। मई जून में जो है ये यहाँ के तापमान को जो है वो बढ़ाती हैं। इसी के साथ साथ जो है हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी यहाँ पे जो है उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जो कि मेडिटेरेनियन सी से उत्पन्न होती हैं और टुवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल करती हैं, और हिमालय से टकराने के बाद जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे सर्दी के मौसम में जो है यहाँ पे वर्षा जो है वो करती हैं। तो इसी कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूपी में जो है यहाँ पे इसमें जो है हल्की बारिश के साथ साथ जो है यहाँ पे शीतलहर भी जो है वो पैदा करती है। इसके बाद अगर हम रेन सिस्टम की बात करें, नदी प्रणालियों की बात करें, तो ये नदी प्रणाली जो है यहाँ पे जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उसको प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में कई सारी नदियाँ जो मौजूद हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, केन, सोन, बेतवा, गोमती। तो ये सभी नदियाँ जो है वहाँ के जो लोकल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है उसको जो है वो प्रभावित करती हैं। इसके बाद अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो हम औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो 100 से 300 मीटर की है। तो यहाँ पे जो लोअर एल्टीट्यूड रीजन है, जो कि मोस्ट ऑफ द यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो क्षेत्र है वो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वो जो है वो प्लेन एरियाज है। तो यहाँ पे जो है गर्मियाँ जो हैं वो अधिक हॉट होती हैं और सर्दियाँ जो हैं वो अधिक कोल्ड होती हैं। तो यहाँ पे हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स की स्थिति जो है वो पाई जाती हैं। और वहीं अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, जो थोड़ा सा जो है वो जो थोड़ा सा जो है उसकी एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है,
थोड़ा-सा ऊँचाई वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है गर्मियों और थोड़ा गर्मी और जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो गर्मियों में जो है यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है, वो थोड़ा-सा जो है वो ठंडा होता है, वो थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा होता है। अ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे जो है यहाँ पे ये जो है ये मेटेरोलॉजिकल और जो है यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी जो हैं वो भी जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को जो है यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अर्बनाइज़ेशन की, ठीक है? अर्बनाइज़ेशन और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे जो है कई सारे जो है इंडस्ट्रियलाइज़ सिटीज़ जो हैं जैसे कि कानपुर हो गया, ठीक है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। ये सब जो है यहाँ पे अर्बन एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के नज़र से भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो है हम अक्सर जो है इनको यहाँ पे जो है हर ये जो है अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं, यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल जो है इन काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के मौजूद होने के कारण जो है, यहाँ पे पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे जो है का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से जो है वनों की कटाई की जा रही है, जिसके वजह से यहाँ का जो है लोकल टेम्परेचर जो है वो इम्पैक्ट होता है और साथ-साथ जो है यहाँ का जो लोकल रेनफॉल पैटर्न जो है वो भी जो अफ़ेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, ठीक है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी हैं और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ का मतलब है यहाँ पर जो है पानी की जो है यहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और पानी की मात्रा जहाँ पर होगी तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी लेवल जो है वहाँ का लोकल टेम्परेचर जो है वो कहीं न कहीं जो है वो अफ़ेक्ट होता है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो आस-पास के राज्य हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर जो है पराली जलाई जाती है, क्रॉप का जो रेसिड्यू है उसको जो है यहाँ पे जलाया जाता है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश की जो है एयर क्वालिटी और जो एयर क्वालिटी पे असर पड़ता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है क्लाइमेट पैटर्न में भी जो है हमें जो है फ़र्क देखने को मिलता है। स्पेशली जो है ये अक्टूबर, नवंबर में जहाँ अगर हम देखें दिवाली के आस-पास तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है पॉल्यूशन की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है, इसके कारण से भी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर जो है मानसून पैटर्न जो है उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। जो टेम्परेचर है, उसमें भी जो है हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से जो है कई सारी जो है हमें यहाँ पे समस्याएँ देखने को मिलती हैं जैसे कि हीट वेव्स हैं, ठीक है? ड्रॉट्स हैं, ये सारी समस्याएँ जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेट है ये जो है अगर हम वर्गीकृत करें तो वेस्टर्न यूपी जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ये एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है यहाँ पे जो है वो पाया जाता है। वहीं अगर हम सेंट्रल यूपी की बात करें, ठीक है? जहाँ पर कि जो है कई सारे जो है हमें नदियों के भी जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये जो सेंट्रल यूपी जो है ये सब ट्रॉपिकल ज़ोन में आता है जहाँ पे कि हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ईस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो है ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो है नदियाँ जो है कई सारी जो है मौजूद हैं। तो हमें ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और जैसे कि हमने बात की कि ईस्टर्न यूपी जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो है बहुत ज़्यादा जो है वर्षा प्राप्त होती है। इस कारण से जो है यहाँ पे हमें हायर रेनफॉल भी जो है वो देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो ये एक एरिड रीजन है जहाँ पर कि रेनफॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है? तो
that is all in this video. Thank you so very much.